नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, जो कि लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस। पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। कविता के द्वारा हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों को अरेंज करने के बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं, कॉल पोएटिक डिवाइसेस, जिससे काव्य की जो खूबसूरती है उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि हम देखते हैं यूज़ करते हैं पोइट्स, विच हेल्प्स द राइटर टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ऑफ ए पोएटिक क्रिएशन, जो कि किसी लेखक को हेल्प करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसको प्रदान करने में एक डिज़ायर इफ़ेक्ट, जो प्रभाव वो चाहता है अपनी पोइट्री में ला सके, वो पोएटिक डिवाइसेस उसको हेल्प करते हैं उस पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ऐसे ही अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस जिनके बारे में हम जानते हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है कंसीट। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। ओरिजिनली मीनिंग एक कॉन्सेप्ट और इमेज। इसके ओरिजिनल मीनिंग की अगर बात की जाए तो एक कॉन्सेप्ट और इमेज यानी एक दृश्य। कंसीट केम टू बी the term for figures of speech which establish a striking parallel between two very dissimilar things। ये दो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ों के ऊपर एक तरह का गठन करता है, एक स्ट्राइकिंग पैरेलल का, उनको समांतर बनाता है, एक जैसा बनाता है, दो अलग अलग चीज़ों को उनके बीच में तुलना करके, और सिचुएशन या फिर दो स्थितियों के बीच में तुलना करके। इंग्लिश पोइट्स ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरीज, यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंग्रेजी कवियों ने अडेप्टेड द टर्म, इसका यूज़ किया फ्रॉम द इटालियन कॉन्सेप्टो। इंग्लिश के जो पोइट थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया था इटालियन पोइट से, और इटालियन में से कॉन्सेप्टो कहा गया था। टू टाइप्स ऑफ कॉन्सीट्स आर ऑफन डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक नेम्स। दो तरह के जो कंसीट हैं उस टाइम पे होते थे, और इन्हें अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं। जो पहला है वो है पेट्रार्कियन कंसीट। द पेट्रार्कियन कंसीट इज़ ए टाइप ऑफ फिगर यूज्ड इन लव पोएम्स। पेट्रार्कियन कंसीट जो है उसे हम लव पोएम्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो इटालियन पोएट थे पेट्रार्क, उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया। हैड बीन नोबल एंड इफेक्टिव इन द इटालियन पोएट पेट्रार्क। पेट्रार्क के वर्क में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता था। सबसे ज़्यादा यूज़ कंसीट का किया था उस टाइम पे उन्होंने। बट बिकेम वॉर्न आउट इन सम ऑफ हिज इमिटेटर्स अमंग द एलिजाबेथन सनेटर्स। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जब एलिजाबेथन एज जब आई, यानी शेक्सपियर एज जब आई, उस टाइम पे वॉर्न आउट ये थोड़ा पुरानी हो गई, और इसको जो इमिटेट किया उस टाइम के एलिजाबेथ के राइटर्स ने, पोएट्स ने, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। शेक्सपियर हु एट टाइम्स एम्प्लॉयड दिस टाइप ऑफ कंसीट हिमसेल्फ, उन्होंने अपना ही एक अलग तरीके का कंसीट का यूज़ किया। पैरोडाइड सम स्टैंडर्ड कंपैरिजंस बाय पेट्रार्कियन सोनेटर्स इन हिज सोनेट 130। उनका जो सोनेट 130 है उसमें उन्होंने पैरोडाइड किया, यानी इसकी नकल उतारी इस कंसीट की। यहाँ पे कुछ लाइन उसकी लिखी गई है। My mistress eyes are nothing like sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are done? If hairs be white, black wires grow on her head. तो यहाँ पे उन्होंने इस कंसीट फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है इन लाइन्स में। हम देख सकते हैं माई मिस्ट्रेस, यानी उन्होंने अपनी जो प्रेमिका है उसकी तुलना की है। आइज़ आर नथिंग लाइक द सन, कुछ अलग तरीके से वो कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका की आंखें हैं, आर नथिंग लाइक द सन, वो सूर्य की तरह इतनी चमकीली नहीं है। यानी वो जो कंसीट का एक जो दिखावा था उसे ना करके रियलिटी को यहाँ पे दिखाते हैं अपनी प्रेमिका की, और कहते हैं कि उसकी आंखें सूर्य की जैसी नहीं चमकती, यानी सरल स्वभाव की आंखें उसकी है। कॉरल इज़ फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। कॉरल यानी एक चमकीला पत्थर होता है। इस फार मोर रेड, वो बहुत ज़्यादा चमकीला है, लाल है, देन हर लिप्स रेड, अपनी प्रेमिका के होठों से उन्होंने इसकी तुलना की है। इफ़ स्नो बी वाइट,
कहते हैं कि इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन। बर्फ़ तो सफ़ेद है लेकिन फिर भी उसकी जो ब्रेस्ट है आर डन, वो सांवले रंग की है। इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। कहते हैं अब इफ़ हेयर्स बी वायर, उसके जो बाल हैं लाइक वायर्स यानी थोड़ा हार्ड है, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड, और वो कोई सुनहरे बाल नहीं है, बिल्कुल ब्लैक ही है, यानी सिंपल वुमेन की तरह है। यहाँ पे उन्हें कंसीट का एक अलग तरीके से नकल उतारी है, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जो पहले के पोइट्स थे वो बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाते थे, लेकिन उनने अपनी सोनेट्स में सिंप्लिसिटी को रखा हुआ है। तो एक था पेट्रार्कियन सोनेट कंसीट, फिर हम दूसरा देखते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। दूसरे तरीके का जो कंसीट है वो है मेटाफिजिकल कंसीट। इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फिगर इन जॉन डन एंड अदर मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। ये मेटाफिजिकल जो कंसीट है उस टाइम के पोइट जो कि मेटाफिजिकल के लिए जाने जाते थे, जॉन डन एंड अदर पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी, उनके वर्क्स में भी हम मेटाफिजिकल कंसीट को देख सकते हैं। इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा इसको विस्तारित किया गया इन ए फेम्ड पैसेज इन हिज लाइफ ऑफ काउले। उनका एक जो पैसेज था जो उन्होंने लिखा था लाइफ ऑफ काउले 1779-81 में, उसमें उन्होंने इसको मेटाफिजिकल कंसीट को डिस्क्राइब किया एज विट, एक बुद्धि की तरह, विच इज़ ए काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कॉन्करर। इसको उन्होंने कहा डिस्कॉर्डिया कॉन्करर, यानी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि दो अलग अलग डिसिमिलर यानी बिल्कुल अपोजिट तत्वों को एक साथ रखकर उनके बीच का अंतर जिसमें साफ दिखता है, इस तरीके का कंपैरिजन। और डिस्कवरी ऑफ अकल्ट रिजेंबलेंस इन थिंग्स अपरेंटली अनलाइक, अलग अलग चीज़ों की तुलना वहाँ पे की जो कि एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। द मोस्ट फेमस सस्टेन्ड कंसीट इज डन्स पैरेलल इन वेल्डिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इनकी जो पोएम है इसमें भी हम देख सकते हैं भरपूर यूज़ कंसीट का वेलिडेक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में। बिटवीन द कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप ऑफ हिज एंड हिज लेडी सोल ड्यूरिंग देयर फिजिकल पार्टिंग। इस पोएम उन्होंने एक यहाँ पे दिखाया हुआ है एक पैसेज में अपने रिलेशनशिप में अपने प्रेमिका और अपने बीच में उनके दूर होने को, फिजिकल पार्टिंग को दिखाया उनने कंपेयर करके, एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द 2 फीट ऑफ ए ड्राफ्ट्समैन कंपास, यानी एक कंपास के जो 2 स्टैंड होते हैं उससे कंपेयर किया है अपने प्रेमिका और अपने पार्टिंग को, यानी दोनों के बिछड़ने को। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ये कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं एन ऑफ्ट साइटेड इंस्टेंस ऑफ द चिली इंजेटी ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट व्हेन इट इज ओवरड्राइवन इज रिचार्ड क्रैशू's description in his mid-17th century poem Saint Mary Magdalene of the tearful eyes of the repentant Magdalene as। फिर आगे की बात अगर हम करें, इस कंसीट का जो यूज़ किया गया था बहुत ज़्यादा, यानी बार बार इसको दोहरा के रिचार्ड कैशू ने अपनी पोएम सेंट मैरी मैगडलिन में, जहाँ पे इसकी कुछ लाइन लिखी गई हैं, 2 faithful fountains, 2 walking baths, 2 weeping motions, portable and compendious oceans। यहाँ पे वो कंपैरिजन करते हैं 2 faithful fountains, यानी अपनी प्रेमिका की आँखों की 2 faithful fountains कहते हैं उनको, यानी 2 भरोसा करने वाली फाउंटेन्स, झरने के जैसे उसकी आँखें हैं। 2 वॉकिंग बाथ्स, ऐसा लगता है कि वॉकिंग बाथ्स जिसमें इंसान नहा सकता है, उसकी आंखों में डूब सकता है। 2 वीपिंग मोशंस, बिल्कुल गति में। पोर्टेबल, उसकी आंखें बिल्कुल पोर्टेबल यानी चलती फिरती। कंपेंडियस ओशन, चलते फिरते, कंपेंडियस यानी
संक्षिप्त सागर के जैसे उसकी आंखें हैं। इस तरह का कंपैरिजन उस टाइम पे मेटाफिजिकल कंसीट में किया जाता था। फिर आगे हम देखते हैं, विद द ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द मेटाफिजिकल पोइट्स ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले पहले दशक में ए नंबर ऑफ मॉडर्न पोइट्स एक्सप्लॉइटेड दिस टाइप ऑफ फिगर। इस फिगर का बहुत ज़्यादा भरपूर यूज़ किया गया 20th सेंचुरी पोइट्स के द्वारा भी। एग्जाम्पल आर T.S. इलियट्स कंपैरिजन ऑफ द इवनिंग टू, जिसमें हम देख सकते हैं कि T.S. इलियट ने कंपैरिजन किया इवनिंग का टू ए पेशेंट इथराइज्ड अपॉन ए टेबल। शाम का उन्होंने कंपैरिजन किया किससे? ए पेशेंट इथराइज्ड अपॉन टेबल, यानी शाम को उन्होंने कंपेयर कर दिया एक ऐसा मरीज जो इथराइज्ड बिल्कुल बेहोश करके रखा गया है अपॉन ए टेबल, एक टेबल में। इन दोनों का उन्होंने कंपेरिजन कर दिया बिल्कुल अलग अलग चीज़ों का जो कंसीट में किया जाता है। एट द बिगनिंग ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, उनकी जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसमें उन्होंने ऐसा कंपेरिजन किया है। तो ये था कंसीट, हमारा पहला पोएटिक डिवाइस। इसके बाद हम आगे देखते हैं इमेजरी, जो कि सेकंड है। इसके बारे में अगर बात की जाए, इमेजरी इज़ द यूज़ ऑफ विविड लैंग्वेज टू जनरेट द आइडियाज़ एंड और इवोक मेंटल इमेजेस। इमेजरी के द्वारा एक पोएट अपनी मेंटल इमेजेस, यानी जो भी अपने वर्ड्स के द्वारा उसके मस्तिष्क में जो चित्र चल रहा है उसे उतार देता है। नॉट ओनली ऑफ द विजुअल सेंस, केवल दृश्य से नहीं, बट ऑफ सेंसेशन एंड इमोशन एज वेल। और ऐसा चित्र उतारता है जो रीडर है उसके अंदर, जो कि उसे महसूस कर सके, उसकी सेंसेशन यानी 5 की 5 इंद्रियाँ उस चीज़ को महसूस कर सके, एंड इमोशन, और उसका जो इमोशन है वो भी बाहर निकल गया है। पोएट क्या उसमें कहना चाह रहा है हम सब कुछ समझ सकें इमेजरी के यूज़ में। वाइल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेफरेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ रेफरेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज में किया जाता है। इमेजरी कैन अप्लाई टू एनी कंपोनेंट, इमेजरी हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफ ए पोएम, पोएम के किसी भी कंपोनेंट में, दैट इवोक सेंसरी एक्सपीरियंस, जो कि बढ़ाता है हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस को, यानी हमारे इंद्रियों के एक्सपीरियंस को, एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, एंड ऑल्सो अप्लाइज टू द कॉन्क्रीट थिंग्स सो बॉट टू माइंड, हमारे मस्तिष्क में उस इमेजेस को बिल्कुल ढाल देता है। पोइट्री वर्क्स इट मैजिक बाय द वे इट यूजेस वर्ड्स टू इवोक इमेजेस, कविता का जो काम है एक जादू की तरह उन शब्दों को यूज़ करके और इमेजेस हमारे दिमाग में बनाती है, दैट कैरी डेप्थ, जो इतनी गहराई तक हमें ले आती है, ऑफ मीनिंग, उसके अर्थ के लिए, उसके अर्थ का इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में उसकी छाप छूटती है कि हमें उसका अर्थ अच्छे से समझ में आता है, और पोइट क्या बताना चाहता है वो भी हमें अच्छे से पता लग जाता है। द पोइट्स केयरफुली डिस्क्राइब impression of sight, sound, smell, taste and touch can be transferred to the thoughtful reader through imaginative use and comparison of diction। जैसे कि हमने बात की हमारी 5 की 5 इंद्रियों को सेंसेस उसमें मिल जाती हैं, उसकी कंपैरिजन में, उन लाइंस में, उसके जो दृश्य जो उसने दिया है वो बिल्कुल हमारे दिमाग में एक जागृत अपनी इमेज बनाता है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर आगे देखते हैं, इन एडिशन टू इट्स मोर टेंजिबल इनिशियल इम्पैक्ट, बात करेंगे इसके इनिशियल इम्पैक्ट जो पड़ता है रीडर पर। इफेक्टिव इमेजरी हैज़ द पोटेंशियल टू टैप द इनर विजडम ऑफ द रीडर, इमेजरी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वह इनर विजडम ऑफ द रीडर, पाठक के अंदर की जो उसकी बुद्धि है उसको अराउज करे, उसको जगाए, मेडिटेटिव एंड इंस्पायरेशनल रिस्पॉन्सेस, जिससे कि वो पद्य को अच्छे से समझ सकें। रिलेटेड इमेजेस आर ऑफन क्लस्टर्ड
और स्कैटर्ड थ्रू आउट ए वर्क। जो भी इमेजेस यूज़ की जाती हैं पोएट के द्वारा वो कभी कभी स्कैटर्ड होती है थ्रू आउट ए वर्क, द सर्विंग टू क्रिएट ए पर्टिकुलर मूड और टोन, जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर मूड को एक्सप्रेस किया जा सके और उसकी टोन को बताया जा सके पोइम में। जैसे कि आगे कहते हैं, इन मेमोरियम 1850 फॉर एग्ज़ाम्पल। टेनिसन की इन मेमोरियम जो कि 1850 में आई थी, उसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। टेनिसन्स इमेजरी इनकम्पासेस नॉट ओनली थिंग्स दैट आर विजिबल। उसकी जो इन मेमोरियम है उसमें ऐसी इमेजेस का यूज़ किया गया है जो कि केवल दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस भी की जा सकती है, बट ऑल्सो क्वालिटीज़ दैट आर स्मेल्ड और हर्ड, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, हर्ड कर सकते हैं, टुगेदर विथ ए सजेशन इन द एडजेक्टिव समर और वार्मथ, जो उसने समर का यूज़ लाइन्स में किया है। जैसे कि अनलव्ड दैट बीच विल गैदर ब्राउन एंड मैनी ए रोज कार्नेशन फीड विथ समर स्पाइस द हमिंग एयर। इन लाइन्स में कह रहा है कि अनलव्ड दैट बीच विल गैदर ब्राउन, जिसे प्यार नहीं किया था, दैट बीच यहाँ पे एक ट्री है, एक पेड़ है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही पतझड़ आता है तो गैदर ब्राउन, उसकी पत्तियाँ बिल्कुल भूरी हो जाती हैं, बिना किसी काम की नहीं रहती हैं, गिर जाती हैं। एंड मैनी ए रोज़ कार्नेशन फीड, जितना कि ये गुलाब का गुच्छा फीड करता है, यानी महसूस कराता है, विथ ए समर स्पाइस द हमिंग एयर। समर स्पाइस यानी उस ऋतु की बात की जा रही है, वसंत की, जहाँ पे समर स्पाइस गर्मी की जो हवा है एक खुशबू के साथ चलती है, द हमिंग एयर। हमिंग एयर मीन्स एज ए, जब मधुमक्खी भिनभिनाती है हमिंग साउंड के साथ फूलों पर और हवा में वो खुशबू महक जाती है। इन लाइंस में ऐसा इमेजरी दिखाया गया है जिससे कि जो रीडर है उसके दिमाग में बिल्कुल एक इमेज छप जाती है। तो ये था हमारा इमेजरी पोएटिक डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर की। ये हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इन ए मेटाफर कहता है कि एक मेटाफर में ए वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इन लिटरल यूजेस डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग इज अप्लाइड टू ए डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। इसमें एक काइंड ऑफ थिंग यानी एक चीज़ को हम दूसरे से कंपेयर करते हैं जो कि डिस्टिंक्ट है यानी अलग है। दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन इसमें किया जाता है विदाउट असेटिंग ए कंपैरिजन, बिना कंपैरिजन को थोपे हुए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बर्न सेड, यहाँ पे रॉबर्ट बर्न जो पोएट है उसकी बात की गई है, ओ माई लव इज़ ए रेड रेड रोज़। इस लाइन में उन्होंने बात की है ओ माई लव इज़ ए रेड रेड रोज़। अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि माई लव इज़ ए रेड रेड रोज़, लाल गुलाब की तरह है। यानी अपनी प्रेमिका की तुलना उन्होंने कर दी है सीधे डायरेक्ट कंपैरिजन एक रेड रोज़ से यानी लाल गुलाब से जो पूरी तरह खिला हुआ है। ही वुड हैव अटर्ड, उन्होंने इन शब्दों को कहा है टेक्निकली स्पीकिंग ए मेटाफर इंस्टेड ऑफ ए सिमली। यहाँ पे सिमली का यूज़ करने के बजाय उन्हें सीधे मेटाफर का यूज़ किया है। सिमली जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें भी हम कंपैरिजन किया जाता है लेकिन अलग तरीके से। एज लाइक का यूज़ उसमें हम कर लेते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन उसमें हम नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है। मेटाफर भी अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है मिक्स्ड मेटाफर। तो पढ़ते हैं, ए मिक्स्ड मेटाफर conjoins टू और मोर ऑब्वियसली डाइवर्स मेटाफोरिक व्हीकल्स। एक मेटाफर दो चीज़ों को जोड़ता है, ऑब्वियसली डाइवर्स जो कि अलग अलग हैं, मेटाफोरिक व्हीकल्स अलग अलग तरीके के दो मेटाफोरिक व्हीकल्स को जोड़ता है। डेंसली फिगरेटिव पोइट्स सच एज शेक्सपियर, देखते हैं कि जैसे घनिष्ठ जो पोएट हैं शेक्सपियर, हाउएवर ऑफन मिक्स मेटाफर इन ए फंक्शनल वे, उनने भी मेटाफर का यूज़ किया है। वन एग्जाम्पल इज़ द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हीकल विद इन व्हीकल।
अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ एजिंग इन शेक्सपियर सोनेट 65। कंपैरिजन करने में हम जानते हैं कि दो तरीके का होता है, एक विकल और दूसरा टेनर। विकल जिसे हम कह सकते हैं कि एक माध्यम बनता है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, और एक होता है मूल जो तत्व होता है उसे हम टेनर कहते हैं। कंपैरिजन करने में दो चीज़ें का यूज़ किया जाता है। तो शेक्सपियर की सोनेट 65 का यहाँ पे लिया गया है उदाहरण। ओ हाउ शेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट अगेंस्ट द wakeful सेज ऑफ बटरिंग डेज। सोनेट 65 का यहाँ पे यूज़ करके कहा जाता है, कंपैरिजन किया गया है, ओ हाउ शेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट, यानी समर्स का जो हनी ब्रेथ है, यानी इतनी कोमल जो ब्रेथ है होल्ड आउट, उसे कैसे पकड़े रख सकते हैं अगेंस्ट द wakeful सेज ऑफ बटरिंग डेज, उन आने वाले दिनों के जो कि बहुत ज़्यादा wreckful है यानी बहुत विनाशकारी है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। जब उससे कोई नहीं बच पाया तो ऐसी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, उस विनाशकारी विध्वंस से हम कैसे बच पाएंगे जब कोई भी उससे नहीं बच पाया है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हनी ब्रेथ हमारा जो शरीर है कोमल, वो कैसे बच पाएगा आने वाली कठिनाइयों का जो जीवन में आने वाली है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर इसके आगे। दूसरा है डेड मेटाफर। ए डेड मेटाफर इज़ वन विच हैज़ बीन यूज्ड सो लॉन्ग एंड बिकम सो कॉमन। डेड मेटाफर उसे कह सकते हैं जो कि यूज़ किया जा रहा है बहुत टाइम से, बिकम सो कॉमन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, दैट इट्स यूजर्स हैव सीज टू बी अवेयर ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हीकल एंड टेनर। वो इतना कॉमन हो चुका है कि जो उसके जो यूज़र हैं उनको पहले से पता होता है कि कौन सा इसमें डिस्क्रिपेंसी है, यानी क्या क्या अंतर है इसके व्हीकल में और टेनर में, यानी इसके माध्यम और मूल में क्या अंतर है। इसकी जो व्हीकल और टेनर की बात की थी सबसे पहले वो है I.A. रिचार्ड्स ने, जो कि क्रिटिक रहे हुए। तो ये था डेड मेटाफर। द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इंडिकेट्स दैट मोस्ट वर्ड्स दैट वी नाउ टेक टू बी लिटरल वेयर इन डिस्टेंट पास्ट मेटाफर्स। हम देखते हैं लैंग्वेज की हिस्ट्री में जितने भी वर्ड्स का हम यूज़ करते थे वो सभी ज़्यादातर एज ए मेटाफर ही यूज़ किए जाते थे, जो कि मेटाफर्स आर इसेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ लैंग्वेज दैट हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ कॉपियस एनालिसिस एंड शार्प डिसएग्रीमेंट्स बाय रिटोरिकन्स, लैंग्विस्टिक्स, लिटरेरी क्रिटिक्स एंड फिलोसोफर ऑफ द लैंग्वेज। इन सभी के द्वारा उसको एनालाइज किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। एलिट्रेशन की बात की करें तो यह है रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड ऑफ नियर बाय वर्ड्स। द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट्स। केवल कॉन्सोनेंट के रिपीटेशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं। एंड ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड्स बिगिन ए वर्ड और ए स्ट्रेस्ड सिलेबल विद इन ए वर्ड। किसी वर्ड में जो स्ट्रेस्ड वाला सिलेबल है उसका अगर रिपीटेशन हो जाए या फिर कॉन्सोनेंट का, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन साउंड, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन इज द यूज्ड ओनली फॉर स्पेशल स्टाइलिश इफेक्ट्स। कहता है कि एलिट्रेशन का यूज़ ज़्यादातर इफ़ेक्ट डालने के लिए होता है, सच एज टू रीइंफोर्स द मीनिंग, ताकि हम जो उसका अर्थ है उसे रीइंफोर्स कर पाएँ। टू लिंक रिलेटेड वर्ड्स को हम लिंक कर पाए, जोड़ पाए, और टू प्रोवाइड टोन कलर एंड इन्हांस द पैल्पेबिलिटी ऑफ इनाउंशिएटिंग द वर्ड्स, ताकि उसे हम उसका अर्थ समझ पाए। एन एग्जाम्पल इज द रिपीटेशन ऑफ द एस, टी एच एंड डब्ल्यू कॉन्सोनेंट्स इन शेक्सपियर सोनेट 30। तो यहाँ पे सोनेट 30 की कुछ लाइन दी गई हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो एस, टी एच और डब्ल्यू है कॉन्सोनेंट है, इनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। वैन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। I cite the
lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear times waste। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि STH इनका बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जबकि यहाँ पे सेशन, स्वीट, साइलेंट, फिर यहाँ पे थॉट है, थिंग्स है। इस तरह से जो भी रिपीटेशन है उसे हम एलिट्रेशन के अंदर डालते हैं कॉन्सोनेंट की। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये है कॉन्सोनेंस एंड एसोनेंस। देखते हैं, कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स। 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो जाए तो उसे कहा जाता है कॉन्सोनेंस। बट विथ ए चेंज इन द इंटरवेनिंग वोवल, लिव, लव, लीन, अलोन, पीटर, पैटर, इसमें हम देखते हैं कि जो वोवल है उनकी भी जगह चेंज हो रही है। तो ये है कॉन्सोनेंस, जिसमें वोवल की जगह चेंज होगी और कॉन्सोनेंट रिपीट होंगी। जैसे लिव, लव, इसमें हम देख रहे हैं कि वोवल चेंज हो रहा है और जो कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से W.H. ऑर्डन्स पोएम ऑफ द 1930s। W.H. ऑर्डन की पोएम 1930 में जो आई थी, ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर, उसमें रीडर को राइडर कहा गया है। मेक्स प्रोमिनेंट यूज़ ऑफ दिस डिवाइस, और इस डिवाइस का, कॉन्सोनेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ उसमें किया गया है। द लास्ट स्टेंजा रीड्स, यहाँ पे उनका उस पोएम का लास्ट स्टेंजा दिया गया है। आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, यूअर्स नेवर विल सेड फेयरर टू fearer, they are looking for you said hearer to honor, as he left them there, as he left them there। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं असोनेंस। असोनेंस की अगर बात की जाए, इज़ द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वोवल्स। इसमें एक जैसे वोवल्स का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन जब हो जाए पोएम में तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। स्पेशली इन स्टच्ड सिलेबल्स, स्टच्ड सिलेबल्स में अगर वोवल्स का हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है उसे हम एसोनेंस कहते हैं। इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, नोट द रिकरेंट लॉन्ग आई इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ कीट्स ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न 1820। जॉन कीट्स की जो पोएम है ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न, इसकी लाइन्स में हम देखते हैं कि जो आई सिलेबल है उसका बहुत ज़्यादा रिपीटेशन बार बार किया जा रहा है, जो वोवल हमारा है। जैसे उसकी 2 लाइन यहाँ पे लिखी गई है, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन बार बार हो रहा है, स्टिल, अनरेविज्ड में, ब्राइड में, फिर क्वाइटनेस में। तो इस तरह से जब वोवल का बार बार रिपीटेशन होगा उसे हम एसोनेंस के अंदर रखेंगे। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद हम बाकी भी फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।